बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है ये हम स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड वेव को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ प्री रिक्विजिट है। और प्री रिक्विजिट ये है कि कुछ चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए साउंड के बारे में। अच्छा, साउंड वेव बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साउंड वेव किस तरह ट्रैवल करती है। साउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती हैं कि ये अगर मीडियम के पार्टिकल है, ठीक है, हम ऐसे जरा बना लेते हैं। ये जो डॉट्स इंशाल्लाह आपको नजर आ रहे होंगे कि डॉट्स अगर मीडियम के पार्टिकल हैं, तो जो साउंड वेव है वो बेसिकली इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल भी अबाउट देयर मीन पोजीशन इसी तरीके से टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वेव के ट्रैवल की, यानी ये जो मैंने बड़ा एरो बनाया है, अगर मैं इसे कहता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवलिंग, वेव की ट्रैवल की जो डायरेक्शन है वो ये है। और ये किसकी डायरेक्शन है? जो मैंने पार्टिकल की मीन पोजीशन के अबाउट मूवमेंट दिखाई है, इसको मैं कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द मोशन ऑफ मीडियम्स पार्टिकल। ये मीडियम के पार्टिकल की मोशन है। तो मीडियम के पार्टिकल की मोशन और डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवल, ये दोनों एक दूसरे के अलोंग होते हैं। यानी कहने ये चाह रहा हूं कि जो मीडियम के पार्टिकल की मोशन होती है उसी डायरेक्शन में जब वेव ट्रैवल करती है तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो साउंड वेव याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। नंबर एक बात तो ये हो गई हमारे पास। साउंड वेव कंप्रेशनल वेव्स हैं। कहने का मतलब यह है कि साउंड जब किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल को कंप्रेस करती है। तो होता यह है कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो जैसे ही साउंड जनरेट होती है तो जनरेशन के वक्त जो करीब में पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो ये जो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ गए, इस हिस्से को हम कहते हैं कंप्रेशन, राइट? दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। इस कंप्रेशन में क्या होता है कि क्या पार्टिकल जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है? द आंसर इज यस। लेकिन याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऑलरेडी मीडियम के ऊपर होता है, या अगर मैं एयर की बात करता हूं तो एयर पे जो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मुकाबले में ये क्रिएट होने वाला प्रेशर बहुत कम होता है, या उसका 100 पार्ट होता है। सही है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिवाइडेड बाय अगर आप 100 करते हैं तो इतना कोई कम प्रेशर ये डेवलप कर रहा होता है। सो बहरहाल ये जो हिस्सा होता है ये हमारे पास कहलाता है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन होता है तो उसके बाद का जो हिस्सा होता है उसमें मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे से दूर होते हैं। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं रेयरफेक्शन। ठीक है? दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन, FACTION। तो दिस इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। सो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, ये वो तरीका होता है जिस तरीके से साउंड वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वन वेव लेंथ एक्सप्लेन करना चाहूं लॉन्गिट्यूडनल वेव का, तो मैं कहूंगा कि वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन मिला के वन वेव लेंथ बनाते हैं। किसकी? साउंड वेव की या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हमें कहना चाहिए। सो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। कंप्रेशन वो हिस्सा है जहां प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, रेयरफेक्शन वो हिस्सा है जहां पर प्रेशर डिक्रीज किया होता है। ओके, ये हो गई बात हमारे पास किसकी? साउंड वेव की ट्रैवलिंग के दौरान मीडियम की हालत इस तरीके से, मीडियम के जो पार्टिकल है वो इस तरीके से हो रहे हैं। तो क्या मैं यहां पर जो साउंड वेव डिस्कस करने जा रहा हूं वो किसी भी मीडियम में करने जा रहा हूं या कोई स्पेसिफिक मीडियम है? याद रखिएगा मैं इस वक्त किसी भी मीडियम को ले रहा हूं, लेकिन वो जो मीडियम है वो कंप्रेसिबल मीडियम है मेरे पास, यानी मीडियम के पार्टिकल कंप्रेस हो सकते हैं। बाय द वे हर मीडियम के पार्टिकल कंप्रेस हो सकते हैं। कितने ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं, कितनी कंप्रेशन, कितनी रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसी पर डिपेंड करती है साउंड की स्पीड, जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं साउंड की स्पीड सिर्फ एयर के लिए या सिर्फ सॉलिड के लिए या सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं बात कर रहा, बल्कि मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास न्यूटन का फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। तो मैं लिख देता हूं, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, ये चीज मैं मिटा देता हूं, ये हमें समझ में आ गई है। अच्छा जनाब, याद रखिएगा मीडियम कंप्रेसिबल है। कहने का मतलब यह है कि जब साउंड ट्रैवल करती है तो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं उनको कंप्रेस करती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? हमने कहा कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है। सो कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, दिस इज हाउ द साउंड वेव ट्रैवल। ओके, सो न्यूटन साहब ने क्या बताया था? न्यूटन साहब ने कहा कि जो साउंड की स्पीड है जिसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
उसने कहा कि ये स्क्वायर रूट अप्लाई किया उसने, और ये जिस भी मीडियम से साउंड ट्रैवल कर रही है उस मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय उस मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी। मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं अभी आपसे। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है, जिस मीडियम में से साउंड क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है, एंड दिस इज द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये वो फॉर्मूला थे जो कि न्यूटन ने डेवलप किया था। ये फॉर्मूला हमारा एक्सपेरिमेंटल बेस पे फॉर्मूला है। किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव की जब मीडियम में से ट्रैवल कर रही होती है उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला डेवलप करते हैं। अब सिर्फ बात यह है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, हम इलास्टिक प्रॉपर्टी को जिस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बी हमारे पास क्या है? इट इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस, और डिवाइडेड बाय इनर्शियल प्रॉपर्टी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिस चीज से, उसे हम कह रहे हैं रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज डेंसिटी। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन गया कि मीडियम की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? बल्क मॉडुलस से। क्या मतलब है मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी का? मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि मीडियम के पार्टिकल कितने कंप्रेस हो सकते हैं और कितने रेयरफेक्ट हो सकते हैं। तो कोई चीज कितनी कंप्रेस की जा सकती है और कितना उसको फैलाया जा सकता है, यह है इलास्टिसिटी। अब आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, लचक की बात करते हैं, तो इसको हम कोई गट्स फीलिंग नहीं लेते, इसको हम कुछ इस तरीके से नहीं लेते कि हाँ मैं जानता हूं कि जी इस चीज में इतनी लचक है, बल्कि ये हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड है किसी भी चीज की इलास्टिसिटी को चेक करने का, और वो मेथड ये है जिसको हम कहते हैं हुक्स लॉ। जी हाँ, ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हुक्स लॉ का मतलब ये है कि हम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके अंदर डिस्टॉर्शन लेकर आते हैं, उसकी शक्ल को चेंज करते हैं, और जब हम वो फोर्स हटा लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो हुक्स लॉ हमें बेसिकली, ये मैं अलग से बता रहा हूं आपको, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सटेंशन के। जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी एक्सटेंशन होगी, और जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तो एक्सटेंशन भी रिमूव हो जाएगी। तो कौन सा मटेरियल कितनी ज्यादा फोर्स पर अपने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है, और जब फोर्स हटाते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जो जितनी ज्यादा फोर्स को हैंडल कर सकता है उतनी उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है। जी हां, अगर मैं यहां पर दो चीजों के मापेन डिफरेंस की बात करूं, मसलन एक है मेरे पास स्टील और एक है मेरे पास रबड़, तो हमें लगता है कि रबड़ में लचक ज्यादा है और स्टील में लचक कम है, जबकि स्टील बहुत ज्यादा फोर्स के ऊपर एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है, और जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। उतनी फोर्स अगर आप रबड़ पे लगाएंगे तो रबड़ अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो साइंटिफिकली किसमें लचक ज्यादा है, स्टील में या रबड़ में? द आंसर इज स्टील। प्लीज बी केयरफुल। यहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो समझते हैं जैसा रबड़ बैंड होती है तो रबड़ बैंड में काफी ज्यादा उनको लचक नजर आ रही होती है, लेकिन आप ये तो देखेंगे कितनी कम फोर्स पर कितनी ज्यादा एक्सटेंशन वो दिखा रहा है। क्या जितनी फोर्स हम स्टील पे लगा रहे हैं उतनी फोर्स हम रबड़ पे लगाएं तो वो तो टूट भी चुका होगा। ये मेरी बात समझ रहे हो? सो स्टील अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू रबड़। प्लीज बी केयरफुल। तो जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो स्टील में साउंड ज्यादा तेज ट्रेवल करेगी। तो बल्क मॉडुलस। अच्छा, अब ये जो मैंने हुक्स लॉ मैंने बताया है, तो हम आमतौर पे करते क्या है कि फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और एक्सटेंशन को आमतौर पर हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो फोर्स है अपॉन हम ये जो एक्सटेंशन करते हैं तो ये हमारे पास आता है एक कांस्टेंट के बराबर। इस कांस्टेंट से हम मीडियम की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं, या इलास्टिसिटी का हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। या मुझे ये कहना चाहिए कि एक चीज है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या ख्याल है आपका? तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या जिस तरह मैंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू देयर इज ए कांस्टेंट एंड फिर हमारे पास क्या है? स्ट्रेन। तो अगर मैं स्ट्रेस को डिवाइड करता हूं किससे? स्ट्रेन से, तो मेरे पास ये एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट बेसिकली डिफाइन करता है मीडियम की इलास्टिसिटी को।
अब याद रखिएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन, क्या हम स्ट्रेस लेंथ वाइज अप्लाई कर रहे हैं? ये फिर टॉपिक थोड़ा सा मीडियम की इलास्टिसिटी की तरफ चला जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर रखना चाहता हूं। सो स्ट्रेस का मतलब है कि क्या हम फोर्स वन डायमेंशनल अप्लाई कर रहे हैं? तो हम जानते हैं कि साउंड मीडियम में प्रोपेगेट करती है। मेरी बात समझ आ रही है? साउंड ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो बिल्कुल सीधी जा रही है तो साइड पे नहीं जाएगी, नो, साउंड मीडियम में हर तरफ जाती है। इसका मतलब है कि साउंड की जो प्रोपेगेशन है, साउंड का जो ट्रेवल है, वो वॉल्यूमेट्रिक है। और जब भी वॉल्यूमेट्रिक की बात होती है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए जो चीज जो कांस्टेंट इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और ये जो बल्क मॉड्यूलस होता है ये हमारे पास डेल्टा P अपॉन डेल्टा V की रेशियो है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बड़ी सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेस है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर हमारे पास होता है। अभी मैंने आपसे बात की, जब साउंड ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन क्या है? वो एरिया जहां पर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। और ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में आने वाला फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, फ्रैक्शनल चेंज हम बेसिकली इसलिए डिस्कस करते हैं कि हम जो मटेरियल की जो इनिशियल वॉल्यूम है उससे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इसलिए एक्चुअली हम फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं। सो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। गॉट माय पॉइंट? इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, ये वॉल्यूम में आने वाला जो चेंज है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। और ये डेल्टा P क्या है? हमारे पास प्रेशर। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूं तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज एंड प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज। तो इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इसलिए हम लोग यहां पर एक माइनस साइन लगाते हैं। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये माइनस साइन किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। ओके, बल्क मॉडुलस वॉल्यूमेट्रिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो को हमें बताता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी साउंड ट्रेवल करेगी तो मीडियम में कंप्रेशन होगा तो प्रेशर वहां पर ज्यादा होगा और वॉल्यूम चेंज होगा, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। सो दिस इज बेसिकली द बल्क मॉडुलस। और ये डेंसिटी हमने क्यों ली है? क्योंकि जो इनर्शियल कैरेक्टरिस्टिक है, इनर्शियल कैरेक्टरिस्टिक, वो जाहिर सी बात है आप जानते हैं कि मास इज ए मेजर ऑफ द इनर्शिया या इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ द मास। अगर हम इनर्शिया को मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली हम मास को मेजर कर रहे हैं। सो ज्यादा बेहतर यह है कि हम किसकी तरफ स्विच कर जाएं? डेंसिटी की तरफ, क्योंकि डेंसिटी किसी मीडियम की चेंज नहीं होती। मीडियम का एक बड़ा हिस्सा ले लें या मीडियम का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, उसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, क्योंकि बड़े हिस्से का मास ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा और छोटे हिस्से का मास कम है तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला डिवेलप्ड बाय द न्यूटन। लेकिन इस फॉर्मूले में एक बुनियादी तौर पर एक गलती है, और वो गलती क्या है? वो गलती ये है, याद रखिएगा, कि न्यूटन ने ये सपोज किया था, न्यूटन ने ये माना था कि जब साउंड ट्रेवल कर रही होती है तो जितनी स्पीड से कंप्रेशन ट्रेवल कर रहा है उतनी स्पीड से टेम्परेचर भी चेंज होता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो उस कंप्रेशन का जो टेम्परेचर है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब है जो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो इसको थर्मोडायनामिक्स की जबान में कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन के बकौल ये जो पूरा प्रोसेस था, तो जो प्रोसेस था, प्रोसेस इज आइसोथर्मल। और याद रखिएगा, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो हम लोग बल्क मॉड्यूलस को सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रेशर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये ज्यादा बेहतर है ना कि प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये ज्यादा बेहतर है बजाय वॉल्यूम को हम कंसीडर करने के। तो हम बल्क मॉड्यूलस को, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, सिर्फ किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्रेशर से। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे भी हो जाती है कि इसको हम P डिवाइडेड बाय रो कहते हैं। ओके, ये फॉर्मूला बेसिकली डेवलप किया था किसने? न्यूटन ने डेवलप किया था। और हम अब थोड़ी देर में जाके पढ़ेंगे कि जो आइसोथर्मल उसे सपोज किया था ये गलती थी। बारह मेरा ख्याल है बल्क मॉडुलस आपके समझ में आ गया होगा। आप देखें, अगर आपके पास एक रबर बैंड है तो रबर बैंड को आप ऐसे खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे और वापस आएगा, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस आएगा। इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि अगर मेरे पास एक मीडियम है, उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर कम कर रहा हूं, तो एक रबर बैंड हो तो उसको मैं खींच रहा हूं, वापस ला रहा हूं,
तो बल्ब मॉडुलस याद रखिएगा आपको मीडियम की इलास्टिसिटी लचक बता रहा है। ओके, और यही बात है कि अगर हम अपने बुक के पेज नंबर 254 के ऊपर चले जाएं, तो पेज 254 पर हमारे पास एक पूरा उसने टेबल बनाया हुआ है। उस टेबल के अंदर अगर आप देखिए तो उस टेबल के अंदर सबसे नीचे उसने वल्केनाइज रबड़, ये वो रबड़ होता है जिससे टायर बनते हैं, मोटरसाइकिल के, कार के जो टायर बनते हैं वो वल्केनाइज रबड़ हमारे पास कहलाता है। उसमें जो स्पीड उसने बताई है रबड़ में, वो बताई है 54 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं कितनी कम है, क्यों? क्योंकि रबड़ की इलास्टिसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू जो उसने स्टील बताया हुआ है। तो अगर हम स्टील में देखते हैं या आयरन में देखते हैं, तो आयरन में हमारे पास जो स्पीड उसने दी हुई है वो है 5130 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज ए वेरी हाई स्पीड। तो ये चीज हमें इस बात को क्लियर कर रही है कि आयरन में स्पीड क्यों ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी, बिकॉज ऑफ द बल्क मॉडुलस। और वोल्केनाइज रबड़ के अंदर हमारे पास क्यों स्पीड कम है, क्योंकि उसकी जो इलास्टिसिटी है या उसका जो बल्क मॉडुलस है वो खासा कम है। अब इसके बाद मैं अगली टॉपिक जिसको डिस्कस करने जा रहा हूं वो है लैपलेस करेक्शन। वजह क्या है? वजह यह है कि अब देखो न्यूटन के बारे में तुम ये बात याद रखना, 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी के अंदर आप समझ सकते हैं कि चीजों की स्पीड और टेम्परेचर का ट्रैवल करने के बारे में हमारे पास इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं थी, इवन एसी भी नहीं था हमारे पास। तो जो ठंडक थी वो कुदरती थी, जो गर्मी थी वो कुदरती थी। तो एसी हमारे पास होना, एक चीज को हमें ठंडा कर देना, एक दरवाजे को खोलना, कितनी ठंडक बाहर जाती है, कितनी बाहर से गर्मी अंदर आती है, इसका आइडिया जितना बेहतर आपको हो सकता है ये उस जमाने के लोगों को नहीं था। तो लैपलेस ने कहा कि ये जो साउंड ट्रैवल करती है प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। यहां से हम शुरू करेंगे जिस चीज को उसे हम कहते हैं लैपलेस करेक्शन। थैंक यू सो मच। अगर आपकी समझ में आ गया है तो थम अप एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।